हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर एनसीईआरटी सेशन। आज करंट अफेयर सेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इब्राहिम त्यारो, क्रांतिकारी नेता है या फिर तानाशाह। और इसके अलावा जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो होगा कि थॉमस संकरा की विरासत और अफ्रीका में सैन्य तख्तापलट की वापसी। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इब्राहिम त्यारो है कौन और ये अफ्रीका से इनका क्या है, कैसे क्या कनेक्शन है। तो हम इसके बारे में आज जानने का स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हम जाने तो इब्राहिम तारो जो है वो बुर्किना फासो के अंतरिम राष्ट्रपति है जो सैन्य तख्तापलट के सहायता से बने हैं। इसके अलावा सबसे पहले हम देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप से इनका क्या कनेक्शन है। तो अफ्रीका महादेश जो है वो संसाधनों, खदानों और इन सब चीज़ों के मामले में बहुत आगे हैं। यहाँ पे बहुत तरह की खनिजें और संसाधन संपदाएं मिलती है जो आजकल बहुत ज़्यादा महंगी होती है। इसी वजह से जो पश्चिमी देश है उनकी नज़र इस महाद्वीप पे थी। इसके अलावा भी अगर हम इसकी विशिष्टता को जाने तो यहाँ पे पहले मानव मिलने का पहला मानव भी यहीं से मिला है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको अपने में एक भिन्न बनाती है। बट यहाँ पे शिक्षा और कुछ बाहरी लोगों के बीच में जो ये लोभ वगैरह है उसकी वजह से अफ्रीका महाद्वीप का विकास नहीं हो पाया। तो इसी में एक देश है बुर्किना फासो। क्योंकि ये जो पश्चिमी देश है उसके उनका हमेशा से ध्यान अमेरिका ये यहाँ की संपदा वगैरह पे था, जिसकी वजह से उन्होंने अफ्रीका महाद्वीप के पहले 20% हिस्से पे कब्जा किया था। किंतु बाद में इन्होंने धीरे धीरे करके इसके सारे देशों पे 80% हिस्सों पे कब्जा कर लिया। उसके बाद इन्होंने आपस में इसे छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया। वहीं पे ये बुर्किना फासो जो है वो फ्रांस के हिस्से में चला गया। तब हम जानेंगे कि फ्रांस का उपनिवेश बन गया। तो ये जो त्यारो जो है वो यहीं के राष्ट्रपति हैं। तो अब हम जानेंगे इसी के बारे में, इब्राहिम त्यारो है कौन। तो इब्राहिम त्यारो जो है वो बुर्किना फासो जो पश्चिम अफ्रीका का एक देश है कि वर्तमान अंतरिम राष्ट्रपति है। वे अफ्रीका के सबसे युवा प्रमुख नेताओं में से एक है। जो अफ्रीका में जो युवा प्रमुख नेता है उसमें से एक है। इनकी जो आयु है अभी 36 वर्ष की है। और ये इससे पहले जो थे ये कैप्टन के पद पर थे, ठीक है। बट इन्होंने सैन्य तख्ता पलट करके ये यहाँ पे राष्ट्रपति बन गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनकी शिक्षा की बात करें तो ये भूविज्ञान से इन्होंने पढ़ाई की। इसके बाद इन्होंने सेना में भर्ती हो गए। अब ये सत्ता में कैसे आए तो उन्होंने कर्नल पॉल हेनरी संदोगे डाम्बिया को सत्ता से हटाया था जो 2022 में थे, और जो खुद एक साल पहले तख्ता पलट करके ये भी जो थे सो आए थे। तो उसी के बाद इन्हें हटा के तब से इन्होंने बताया। अब तख्ता पलट करने का इनका जो कारण था, डाम्बिया जो थे आतंकवाद के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे और इन्होंने खुद को जनता का नेता और पैनी अफ्रीका क्रांतिकारी के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके अलावा जो थे ये इब्राहिम त्यारो वो थॉमस संकारा की विचारधारा का इन्हें अनुयायी माना जाता है। वो इनकी तरह ही रहन और परिवेश में रहना चाहते हैं। और इन्होंने जो है फ्रांसीसी दबाव और विदेशी दखल के खिलाफ भी तीखी बातें कही, जिसके कारण ये जनता के बीच में फेमस है, ठीक है। इसके अलावा इनकी प्रमुख नीतियाँ जो थी, आतंकी संगठन जैसे कि अलकायदा, आईएसआई और सारी जो है उसके खिलाफ इन्होंने सैन्य कार्रवाई की। इसके अलावा विदेशी सैनिकों की मौजूदगी को भी इन्होंने ख़त्म किया, जैसे कि हमने बताया कि फ्रांस और बुर्किना फासो की संप्रभुत्ता एवं आत्मनिर्भरता की बात इन्होंने की। इसके अलावा इन्होंने प्रेस पर कुछ नियंत्रण और चुनावी तारीख अभी तक तय नहीं की। इनकी जो चुनाव की नीतियाँ, इससे हम ये जान सकते हैं कि ये तानाशाही की तरह काम करते हैं। अब प्रेस पर नियंत्रण करना, जैसे कि उत्तर कोरिया, चाइना जैसे देशों में भी प्रेस पर नियंत्रण किया जाता है, जिससे इन्हें आलोचकों ने उन्हें तानाशाह कहा है और झुका हुआ मानते हैं। अब जैसे कि हम बात करें तो उत्तर कोरिया के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग, चीन के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, ये ऐसे लोग हैं जो इन्होंने भी अभी तक कोई इलेक्शन नहीं करवाया और खुद ही वहाँ का शासन कर रहे हैं। तो ठीक इसी तरह ये जो है इब्राहिम त्यारो, ये भी अभी तक खुद ही वहाँ पे शासन कर रहे हैं। कोई चुनाव की घोषणा नहीं की, जिसकी वजह से इन्हें तानाशाही भी कहा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम इनके बाद में जाने तो इनके साथ इनका विवाद और आलोचना क्या हो रही है, तो ये संविधान को इन्होंने निलंबित कर दिया और ये यहाँ जो अभिव्यक्ति को
व्यक्ति अभिव्यक्ता को स्वतंत्र करने की इच्छा है, उस पर उन्होंने कुछ पाबंदी लगा दी है कि हम सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। अभी तक इन्होंने कोई स्पष्ट चुनाव भी नहीं किया, जिसकी वजह से ये हमेशा विवादों और आलोचना में रहते हैं। अब इसके अलावा हम देखें तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रांतिकारी और तानाशाह में क्या अंतर है, क्या बातें हैं जो एक दूसरे को भिन्न बनाती है। तो अगर हम देखें तो क्रांतिकारी और तानाशाह में इतना ही अंतर है कि पहले कोई क्रांतिकारी होता है और बाद में वो अपने निजी लोगों के कारण वो तानाशाह तानाशाह उसके बाद वह तानाशाही बन जाता है। जैसे कि जो किसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदलने के लिए आम जनता के साथ मिलकर संघर्ष करता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिकारी। जिसका उदाहरण हमें बहुत सारे मिल जाएंगे कि हम अगर इसे अपनी आज़ादी से दौर के देखें तो इसका उदाहरण यहाँ पे भी मिल सकता है। इसके अलावा भी जैसे कि बहुत सारी हमारे देश में समस्याएं होती रहती है, इसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाते रहते, तो ये सारे भी एक क्रांति के अंतर्गत ही आ सकता है। अब जैसे कि तानाशाह जो सत्ता पर जबरन कब्जा कर ले और बिना लंबे समय तक बिना जनता की सहमति के बनाए रखे। अब जब हम एक बार शासन में आ गए तो हमें के लिए उस पर खुद का कब्जा करना और जनता की सहमति के बिना ही खुद से ही सारे काम करना, ये तानाशाह का उदाहरण होता है। उद्देश्य तो क्रांतिकारी का उद्देश्य होता है बदलाव लाना, सामाजिक न्याय, समानता एवं स्वतंत्रता के लिए। किंतु तानाशाह का आता है कि सत्ता में बने रहे, अपने निजी हित एवं नियंत्रण को बनाए रखना। ठीक है। इसके अलावा अगर कार्यशैली की बात करें तो जनता की भागीदारी में निर्णय लेना, ये क्रांतिकारी का अंतर्गत आता है। और वहीं पे ये जो तानाशाही होते हैं वो मीडिया पर नियंत्रण, विरोध को दबाना एवं संविधान को नज़रअंदाज करना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब इसका उदाहरण हम देखें, जैसे कि अगर हम देखें तो हमारा देश भारत हो गया और वहीं पे हम दूसरे देशों को ले लेते हैं तानाशाही देश, जैसे कि उत्तर कोरिया, चीन। तो इन सारे देशों में मीडिया वहाँ की इन्फॉर्मेशन को दूसरे देशों में लीक नहीं कर सकते, मगर हमारे यहाँ ये बढ़ चढ़ कर होता है। जन समर्थन आमतौर पर जनता के समर्थन के बाद ही क्रांतिकारियों को मिलता है, जिससे कि बदलाव की आशा आती है। अब ये शुरुआत में तो ये तानाशाही को भी जन समर्थन मिलते हैं, मगर धीरे धीरे ये डर और दामन से शासन चलाने लगते हैं, जिससे इनका जन समर्थन खो जाता है। अब उदाहरण के लिए क्रांतिकारी के उदाहरण में हम महात्मा गांधी को देख सकते हैं और तानाशाही के उदाहरण में हम इन्हें भी ले सकते हैं। इसके अलावा अभी जैसे कि चीन के राष्ट्रपति हो गए और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति और बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगर देखें तो बुर्किना फासो की राजनीतिक पृष्ठभूमि, तो इसमें अलग अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि हमें देखने को मिल रहा है कि ये पहले फ्रांस मिलिट्री के विड्रॉ में थी, मगर जब से ये क्या कहते हैं इब्राहिम तंकारो का शासन आया, इन्होंने इसे ख़त्म किया। इससे पहले भी एक शंकारा इनके राष्ट्रपति बने थे, तब भी इन्होंने फ्रांस की काफ़ी आलोचना की थी, तो इसके बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है। तो बुर्किना फासो की राजनीतिक पृष्ठभूमि एक बहुत जटिल और घटनाओं से भरी हुई है। यह पश्चिमी अफ्रीका का एक लैंड लॉक्ड देश है, मतलब कि स्थलबद्ध देश है, जिसकी राजनीति सैन्य हस्तक्षेप, क्रांतिकारी आंदोलन एवं जन आंदोलन की भूमिका में रही है। ठीक है। अब औपनिवेशिक स्वतंत्रता, इससे पहले जो इसका नाम था वो था ऊपरी बटोला, बुर्किना फासो से पहले इसका नाम था, और 5 अगस्त 1960 को इसे फ्रांस से स्वतंत्रता मिली। ठीक है। ये यहाँ के कुछ इमेज है, ये आप एक बार देख सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे तो हाल में ही सैन्य तख्ता पलट भी इसके अलावा हुआ है, जैसे कि माली, नाइजीरिया, गिनी चांट, और इसके अलावा मुख्य आतंकवाद, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें इसकी राजनीति में होते हैं। और पश्चिमी विरोधों के खिलाफ ये सारी चीज़ों की वजह से इसे बुर्किना फासो को आज़ादी मिली है। तो अब हम जानेंगे ये माली, नाइजीरिया, गिनी चांट, इन सब के क्या रीज़न है। तो अगर हम इनके रीजनों को देखने का प्रयास करें तो माली ये बुर्किना फासो के उत्तर पश्चिम में है, यहाँ की राजधानी बाकामू है। तो यहाँ पे जब सैन्य तख्ता पलट जैसी चीज़ें हुई तो इन्हीं से भी यहाँ की जो जनता है बुर्किना फासो की, वो इनसे प्रभावित हुई। अब यहाँ पे मुख्य मुद्दे क्या थे, तो इस्लामी आतंकवाद और फ्रांसीसी सेना की वापसी जैसी चीज़ें थी। तो ऐसे ऐसे जगहों से यहाँ के जो लोग थे वो प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपने देश में
भ्रष्टाचार और पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। अब हम जानेंगे थॉमस संकारा युग। थॉमस संकारा का कार्यकाल बुर्किना फासो के इतिहास में सबसे क्रांतिकारी और प्रेरणादायक एवं विवादास्पद माना जाता है, क्योंकि उन्होंने केवल 4 साल में ही लोगों की दिशा एवं सोच को बदल कर रख दिया था। अब इनका सत्ता में आगमन कब हुआ था? तो 4 अगस्त 1983 को सैन्य तख्ता पलट के जरिए कैप्टन थॉमस संकारा सत्ता में आए थे। ये एक मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे और भ्रष्टाचार, उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद के घोर विरोधी थे। इसके अलावा अगर हम इनके बारे में जानने का प्रयास करें तो थॉमस संकारा का मानना था कि उनका कहना था कि अगर हम दूसरे देशों से अनाज वगैरह के लिए डिपेंड रहेंगे तो एक दिन वो हमें अपना गुलाम भी बना सकते हैं, क्योंकि हम दूसरों पे आश्रित हैं। इसके अलावा इनकी प्रमुख सुधार नीतियाँ थी। तो उन्होंने सबसे पहले अपने देश का नाम ऊपर बटोला से बदलकर बुकीना फासो रखा, जिसका मतलब होता है बुकीना फासो ईमानदार लोगों की भूमि, जिसे बुकीना को मोसी भाषा में ईमानदार कहा जाता है और फासो दियाउल की एक भाषा है जिसका अर्थ होता है भूमि। इन्होंने इसके अलावा भी शिक्षा एवं साक्षरता के लिए भी बहुत सारे अभियान चलाए गए हैं, जिसमें कुछ ही वर्षों में साक्षरता में भारी सुधार आई। इससे पहले इनके यहाँ की साक्षरता 14% थी, मगर इस अभियान के बाद यहाँ की साक्षरता 75% हो गई थी। कृषि पर भी इन्होंने आत्मनिर्भरता बढ़ाया, महिला सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार के खिलाफ रोक और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से संकारा उपनिवेशवादों की ताकत की कड़ी आलोचना की, खासकर फ्रांस और IFM एवं वर्ल्ड बैंक की। और वे अफ्रीकी एकता एवं आज़ादी के पक्षधर एवं प्रबल समर्थक थे। अब हम देखें तो संकारा का अंत कैसे हुआ? तो इनका अंत 15 अक्टूबर 1987 को उनके सहयोगी एवं मित्र ब्लेज कंपारो ने तख्ता पलट में उनकी हत्या कर दी। इस तख्ता पलट के बाद विदेशी ताकत की बहुत बड़ी भूमिका बिताई जाती है, और ये जो ब्लेज कंपारो थे इनको फ्रांस की तरफ से इसके बाद बहुत सारे धन और अवार्डों से नवाजा गया था। अब संकारा की विरासत आज भी अफ्रीका और दुनिया भर में इनकी जो क्रांतिकारी विचारें हैं एवं सादगी एवं निर्दयता के लिए प्रतीक माने जाते हैं, और इन्हें अफ्रीका के का चे गवारा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अब क्या यहाँ से हम देख सकते हैं, क्या ये जो त्यारो संकारा है, ये जो त्यारो है क्या थॉमस संकारा की राह पे चल रहे हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हम इनमें इनकी समानताओं और उनकी भिन्नताओं को देखने का प्रयास करेंगे। तो इन दोनों का जो पद ग्रहण करने का तरीका था वो दोनों का एक सा ही था। जैसे कि 1983 में सैन्य तख्ता पलट से थॉमस संकारा ने पद ग्रहण किया था, और 2022 में भी इन्होंने। इनका उद्देश्य क्या था? तो थॉमस संकारा का कि देश को आत्मनिर्भर बनाना एवं भ्रष्टाचार को हटाना, एवं यहीं पे इब्राहिम त्यारो का जो था आतंकवाद से लड़ना, फ्रांसीसी प्रभाव को खत्म करना। अब वो इसके अलावा दोनों जो थे फ्रांस के उपनिवेशवाद के मतलब फ्रांस के विरोधी थे। इनके पहनावा दोनों का था जो एक सा ही था, जैसे कि सैन्य वर्दी एवं सरल जीवन शैली। इनका भी सैन्य वर्दी एवं जनता के नेता की छवि। अभी ये युवा वर्ग में लोकप्रियता थी। युवा एवं मजदूरों के लिए जो थे थॉमस संकारा ये सोशल मीडिया एवं युवाओं में आकर्षक थे। पैनी अफ्रीका विचारधारा अफ्रीका की एकता की बात करते हैं, और ये पैनी अफ्रीका ब्लॉक के जुड़ाव है, जैसे कि माली, नाइजीरिया जो यहाँ के अलग अलग ये हैं, वहाँ से इनका जुड़ाव चल रहा है। अब इन दोनों में अंतर क्या क्या है? तो अंतर की हम देखें तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जनता से सीधा संवाद एवं नीतिगत पारदर्शिता, ये थॉमस संकारा के विचार थे, मगर इन्होंने इससे पहले कोई ऐसा कुछ नहीं किया, कोई संवाद वगैरह नहीं लिया। और इसके अलावा कि अगर हम देखने की बात करें तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ये जनता से सीधा संवाद करते थे। ये जो थे थॉमस संकारा मीडिया की आलोचना को सहते थे, मगर इन्होंने इसकी आलोचना को ना तो सहा और सीधा मीडिया और रिपोर्टरों को धमकी दे दी। और इन दोनों में सांस्कृतिक क्रांति के महिला सशक्तिकरण, संगीत, कला को बढ़ावा देते थे, और थॉमस संकारा ऐसा कुछ नहीं करते थे। इनका मुख्य ध्यान जो है सुरक्षा, सैन्य कार्रवाई की तरफ थी। अस्थायित्वता, ये अपने विचारधारा में स्पष्ट थे, मगर इब्राहिम त्यारो की विचारधारा, उनकी दिशा अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। इसी के साथ हमारा ये खत्म होता है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष इसका ये निकलता है कि त्यारो ने संकारा की जीवन शैली एवं आदर्शों का नकल किया, लेकिन उनके कार्य स्तर की व्यापक सामाजिकता की क्रांति को नहीं लिया। अब इससे ये भी हमें पता चलता है कि त्यारो संकारा जैसी छवि तो बना रहे, लेकिन क्या वास्तव में उनके जैसे नेता बनेंगे?
ये फैसला भविष्य पर निर्भर करेगा। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये भी तानाशाही बनते जा रहे हैं। अब इसी के साथ ये सेशन भी हमारा समाप्त।